हेलो दोस्तों। वक्फ आज देश में इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है। रात रात के दो दो बजे तक पार्लियामेंट बैठ रही है और लोकसभा और राज्यसभा ने इस अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। अब जो है वक्फ अधिनियम 2025 हो गया। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा वक्फ क्या होता है और कौन से रिलीजन से ये कनेक्टेड है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। इस बिल के अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं ये कहने के लिए कि ये जो संशोधन हुआ है, जो अधिनियम नया बना है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं से परे है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई हैं, वो फॉलो नहीं होती हैं। दोस्तों, हम इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट विषय में होते हैं आपको एक आम जानकारी देते हैं, जिससे आपकी कोई जानकारी किसी अड़ोसी पड़ोसी से सुनकर समझकर ये ना समझे कि सच ही है। सच वो है जो डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है और लॉजिकली प्रूवन है। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हम लोग जिंदगी में अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी कमाते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, उनके पीछे उसकी देखभाल करने वाला, या उनको ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी को हमें किसी ऐसे लोगों को देनी है जो इस प्रॉपर्टी का यूज हमारी तरह से कर पाए। जैसा कि हिंदू सिस्टम में ट्रस्ट होता है, तो एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, उस ट्रस्ट के कुछ पर्पज बना दिए जाते हैं और वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने के बाद ट्रस्ट उसको उस थीम पर काम करता है जिसके लिए वो दान में दी गई है। तो एक तरह का वक्फ है, दान टाइप का समझ लीजिए, लेकिन ये मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है। इसमें कोई भी व्यक्ति इसको वक्फ करता है यानी दान देता है, और जो वक्फ करता है वो वाकिफ कहलाता है। इसके बाद इस प्रॉपर्टी की देखभाल जो करता है उसे मुतावली कहते हैं, जो कि ट्रस्ट में ट्रस्टी कहलाता है। इसके कुछ खास बिंदु हैं जिस पर चर्चा की गई, जिसके लिए इसमें अमेंडमेंट आया। हालांकि इसमें एक अमेंडमेंट 2013 में भी आ चुका था और उसके बावजूद आज 2025 में दोबारा से कुछ अमेंडमेंट के साथ इस बिल को रखा गया था। और ये जो भी अमेंडमेंट हुए थे, इस अमेंडमेंट होने के पीछे एक राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, 2005 की उनकी रिपोर्ट आई थी। तो उस रिपोर्ट के बेसिस में 2013 में अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन अभी के जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें भी उस रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है। इसके चिंता के जो कारण है, चिंता के कारण है, सबसे पहली बात, अगर एक बार वक्फ को प्रॉपर्टी कर दी गई तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। दूसरी बात, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरी बात, इसको गैर मुस्लिम भी इसको मुस्लिम कार्यों के लिए प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है डोनेटेड है या एक्वायर्ड है। और सबसे अहम बात कि वक्फ क्या है, जिसको हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो देश में तीसरे नंबर पर है। आर्मी और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। चिंता की बात यह है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है 6 लाख एकड़ के आसपास बताई जाती है। ऐसे ही अन्य धर्मों की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और खासकर से अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो शायद ये प्रॉपर्टी 6 लाख से कहीं ज्यादा आएगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं हिंदू धर्म की यहाँ कई हजार सालों से है। लेकिन ये धर्म क्योंकि यहाँ पर बाहर बाहर से आया है, तो इस धर्म की प्रॉपर्टी इतनी होने पर एक चिंता जाहिर करी जा रही है एक विशेष ग्रुप के द्वारा। जैसा कि हमने बताया कि इस प्रॉपर्टी की जो देखभाल करता है उसको हम मुतावली कहते हैं। और जब भी कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है तो हर राज्य में इसके वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वहां ये प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में आ जाती है। उस कंट्रोल में आने के बाद उसकी सारी केयर टेकिंग, सारी जिम्मेदारी हो जाती है आपके मुतावली की। और मुतावली का ये एक आरोप लगता है कि ये अपने वेलफेयर के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लिए उसका यूज होना है। चाहे वो वहां पर धार्मिक संस्थान बनाए, चाहे वहां पर अनाथालय बनाए, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी बनाए, उसके लिए यूज होती है। अब
क्योंकि इस अभी तक कानून में ये था, एक बार वक्फ हो गई प्रॉपर्टी तो वापस नहीं आ सकती। तो ऐसा और वो भी गैर मुस्लिम भी इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते ये 6 लाख एकड़ की जो जमीन है, हो सकता है 10 लाख हो जाए, 20 लाख एकड़ हो जाए, क्योंकि वापस तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसा माना जाता, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन ने ये बोला, इतनी बड़ी जमीन है, इसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, सोसाइटी को रिटर्न नहीं मिल रहा, देश को रिटर्न नहीं मिल रहा है, 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि इस प्रॉपर्टी पर रिटर्न कम से कम 10% होना चाहिए। और जो भी रिटर्न मिलता है उस रिटर्न के अमाउंट में से 7% अमाउंट जो है स्टेट बोर्ड को जाता है, जिससे वो इसको मैनेज करता है। ऐसा भी माना जाता रहा है कि इसके किसी भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कुल मिलाकर अगर हम वक्फ को देखें, उसकी देखभाल करने के लिए सबसे पहले तो मुतावली हो गया, मुतावली के बाद स्टेट का वक्फ बोर्ड हो गया, उसके बाद एक सेंट्रल काउंसिल भी है, और उसके बाद उनका एक ट्रिब्यूनल भी है। यानी कि 4 तरह के सिस्टम में ये काम करता है। जो फ्रेमवर्क है इसका 4 तरह का है। सबसे पहले अगर बात करें तो 1913 में जो पहला एक्ट था, मुसलमान वक्फ एंड वैलिडेटिंग एक्ट था। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट आ गया, और उसके बाद 1995 में भी वक्फ एक्ट आया। उसके बाद जो अगला अमेंडमेंट हुआ 2013 में हुआ, और लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ 2025 में। ये जो 6 लाख एकड़ जमीन है, इसकी वैल्यू बताई जा रही है 1.2 लाख करोड़, जबकि पेपरों में इसकी वैल्यू 5,000 करोड़ है। क्योंकि उस समय की जो ओरिजिनली लैंड खरीदी होती है, उस समय की वैल्यू होती है, वही लिखी होती है, वो पेपरों की वैल्यू कहलाती है। नए सुधार में ये बोला गया है, इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएं, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है यानी रिकॉर्ड पूरा डिजिटल किया जाए, और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसकी पावर को बढ़ाया जाए, वीमेन का रिप्रेजेंटेशन किया जाए, और इसकी पूरी लैंड का एक टाइमली सर्वे किया जाए। और इसको जो मुतावली बनते हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम लोगों को भी मुतावली बनाया जाए, प्रोफेशनल भी हायर किए जाए, जिससे इस प्रॉपर्टी पे रिटर्न अच्छा आए और वेलफेयर के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। 2024 में जब इस बिल को प्रस्तुत किया गया था, तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास इसको भेजा गया था। उसने अपनी पूरी रिसर्च रिकमेंडेशन जो है जनवरी 2025 में दे दी थी, इसलिए अब ये टेबल्ड हुआ है। इस बिल के तहत जो इम्पोर्टेंट सुधार हुए, उसमें सबसे पहला सुधार ये माना जा रहा है कि अब केवल मुस्लिम, वो भी जो पिछले 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी कि उस धर्म का पालन कर रहा है, वही जो है वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। पहले कोई भी कर सकता था। दूसरी बात है, पहले वक्फ करने के लिए कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी नहीं था, यानी कि लिखित रूप से नहीं। अगर मान लिया कोई जमीन इस तरह से कार्यों में यूज की जा रही है, तो वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाएगी। इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी जमीन जो 6 लाख एकड़ करोड़ बताई जा रही है, वो मानी जा रही है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, एक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला था। तो उसमें यही था कि वो बहुत सालों से उसका प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसको आप नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिटन डॉक्यूमेंट होगा, बिल्कुल डिक्लेरेशन होगा, तभी वो प्रॉपर्टी वक्फ हो पाएगी। पहले बहुत सारी ज़मीनें प्रैक्टिसेस से, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, गवर्नमेंट की लैंड हो, अगर वक्फ ने उसको उस पर अपनी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो ये मान लिया जाता था ये उनकी प्रॉपर्टी है। मान लिया गांव में कोई ज़मीन खाली पड़ी है, हमने वहाँ पे मस्जिद बना दी, तो ये मान लिया जाता था वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये सब चीज़ें इस कानून के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी प्रॉपरली डोनेट की गई होगी या खरीदी गई होगी वक्फ के द्वारा, वही प्रॉपर्टी वक्फ होगी। कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, इसके लिए एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता है। वो सर्वे रिपोर्ट में ही देता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके हैं, वो स्टेट वक्फ बोर्ड में जाती है। अब जब वो लिस्ट दे देता है, तो जिन लोगों की वो ज़मीन है, अगर वो उसको वापस लेना चाहते हैं, तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड 1 साल कर दिया गया, जो कि बहुत कम है। यानी कि अगर नोटिफिकेशन उन्होंने दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ में आ रही है, और अगर वो प्रॉपर्टी लेने वाले ने वापस क्लेम नहीं किया, तो 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। अब वो ज़मीन किसकी है या नहीं है, इसके लिए डीएम को अधिकार दे दिए गए हैं। वो सारे कागजात देखेगा, उसके हिसाब से डिसाइड कर देगा कि ज़मीन वास्तव में किसकी है। अब मान लिया आपको इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाना है, तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले आप वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो नॉन अपीलेबल होता है, जब तक कि उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो, जुडिशरी टेक्निकल दिक्कत ना हो।
तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता एक तरह से इसमें बंद है। तो उसी के लिए अब इसको जो है इनके मामलों को डीएम को कर दिया गया। डीएम देखेगा कि वास्तव में जमीन किसकी है किसकी नहीं है। अब ये जो सर्वे होगा वो जो वक्फ कमिश्नर नहीं करेगा, अब डीएम करेगा, और डीएम का जो डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है 90 दिनों के अंदर। और जैसा कि आपको मालूम है, हाई कोर्ट से डिसीजन अगर आपके फेवर में नहीं आता तो आप 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जो ये लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट 1963 से गवर्न होता है, वहां पर आमतौर पर जो केस के लिए जो जनरल पब्लिक के लिए होता है 12 साल तक वो कोर्ट में जा सकता है, और गवर्नमेंट के केस में ये मामले 30 साल तक कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। लेकिन वक्फ वाले मामले में ये लिमिटेशन वाला जो वक्फ कमिश्नर ने बोला था उसके लिए केवल 1 साल का समय था। तो यहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेसेस थे। जितने भी मामले ट्रिब्यूनल में जाते थे तो वहां पर जो टॉप एक्सपर्ट होता था, मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता था, वो डिसीजन लेता था। लेकिन अब उस पोस्ट को हटा दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिटी वाला डिस्ट्रिक्ट जज है या उसकी क्वालिफिकेशन उसके पास है, वो अब फैसले वहां पर ट्रिब्यूनल में लेगा। तो इससे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे डिसीजन सामने आने की उम्मीद बनती है। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें महिलाओं को इनहेरिटेंस नहीं मिलता था। यानी कि अगर कोई फैमिली दर फैमिली नीचे आती जाती है और लास्ट में जाके एक लास्ट पेयर है, उसकी कोई भी संतान नहीं है या विमेन संतान है, फीमेल है, तो वो वक्फ में ट्रांसफर नहीं होती थी। अब क्योंकि हमें पता है कि बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में बराबर के अधिकार जब दे दिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अब इस लॉ में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। अगर उस फैमिली की कोई मुस्लिम संतान भी है जो कि फीमेल है, अगर फीमेल अगर बची हुई है तो भी ये फैमिली पूरी खत्म नहीं मानी जाएगी। उसका फीमेल के पास जब हिस्सा आएगा तो ऑटोमेटिकली फीमेल के बच्चों के पास आएगा। यानी ये सीरीज इनहेरिटेंस वाली फैमिली में चलती रहेगी, जल्दी से वो प्रॉपर्टी वक्फ में शामिल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये देखते हुए इस पूरे वीडियो में आपने जाना कि वक्फ क्या है और क्यों इसमें बवाल मचा हुआ था, और इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं वो कैसे सोसाइटी या स्पेसिफिकली बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। कुछ जो रिलीजियस पार्टी हैं या मुस्लिम्स लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आप हमारे धार्मिक कार्यों में दखल कर रहे हैं, या जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, इसलिए इस बिल का विरोध भी हो रहा है। और क्योंकि ये ऐसे समय पर आ रहा है कि जिस समय पर ये माना जा रहा है कि सांप्रदायिकता की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, दो धर्मों के वर्चस्व का काफ़ी सोचने समझने का बिंदु आ रहा है कि कौन सा धर्म जो है किसको डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा। दोनों ही धर्म में जो सही है गलत है वो सब आप समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।